इंदिरा गांधी ने कब डिसाइड किया कि उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना है? क्या ज्ञानी जैल सिंह इससे अवेयर रखे गए थे, या जानबूझ के उससे फाइल छुपाई गई थी, या इंदिरा को किसी ने कान भरे थे, किसी ने समझाया था कि जैल सिंह से बचाइए? क्या था ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ज्ञानी जी से नहीं पूछा गया। अच्छा, ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई से पहले ऑफिशियली नहीं बताया गया। जो दूसरे लोग देख रहे थे वही हमें नजर में आ रहा था कि ये ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से ये कहा कि आर्मी ने मुझे ये नहीं बताया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में इतना भारी नुकसान होगा। मेरे ख्याल आर्मी की मिसकैलकुलेशन थी। अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर गोली चली या उनके आसपास से गोली गुजरी, ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रमेश इंदर जो उस टाइम डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि ये अफवाह है। वो भी साथ चल रहे थे ज्ञानी जी के। ज्ञानी जी अगर इस्तीफा देके चले जाते तो हालात थोड़ी फौज में जहां बगावत शुरू हो गई थी और ख़राब हो जाती, और इस स्टेचर का सिख एक छोड़ के चला जाता तो उससे फिर सिखों और सेंटर के बीच में दायरा और बढ़ जाता, उसको जोड़ने में और तकलीफ होती। इधर राजीव गांधी भी ये नहीं समझा, इनके खिलाफ हो गया, उधर इनकी अपनी जो कौम है वो इनके खिलाफ हो गई। तो दोनों की पट्टी में सो ज्ञानी जी ना घर के ना घाट के इस चीज़ में। प्रधानमंत्री आवास से, पीएमओ ऑफिस से और रायसीना हिल में राष्ट्रपति आवास से फाइलें कौन लीक करा रहा था? सबसे ज्यादा जो टेलीग्राम और कागज आ रहे थे वो तो आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से। क्या कारण था कि फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने देना चाहते थे? देखिए, ज्ञानी जी की सोच ये थी कि फारूक अब्दुल्ला वहाँ की जो रेडिकल सोच है उसको, उसके आगे एक डैम है। ये 80 के दशक की राजनीति का दौर है। 80 का दशक जिसने मोरारजी देसाई और चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद इंदिरा गांधी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखा है। 80 का दशक जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार देखा। 80 का दशक जिसने इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या देखी, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखा, और देखा मंडल कमीशन, देखा कश्मीरी पंडितों का शर्मनाक पलायन, और देखा गठबंधन की राजनीति का दौर, क्योंकि उसके बाद वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर आते हैं, नरसिम्हा राव आते हैं, देवगौड़ा आते हैं, गुजराल आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी आए, लेकिन 90 पर जाने से पहले 80 पर लौटेंगे। 80 के दशक, साल 1982 से 1987 तक का 5 बरस का वो मेजर क्रूशियल पीरियड, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, राजीव गांधी की सरकार बर्खास्त करने की भी बात हुई। इस सब की, इन सब विशेषणों में, इन सब केंद्र में एक संज्ञा है, संज्ञा जिसका नाम है ज्ञानी जैल सिंह, भारत के 7वें राष्ट्रपति। आज हम भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की कहानी पर चर्चा करेंगे। वो शख्स जिसे नेहरू ने और पटेल के इंटरवेंशन के बाद से ब्रिटिशर से बचाया गया, जिसको सजा दी गई क्योंकि उसने फरीदकोट रियासत में बगावत छेड़ दी थी, पर बगावत तो दिल्ली के गलियारों में भी हुई थी। हम बात ज्ञानी जैल सिंह की करेंगे, किसके सहारे? एक किताब के आसरे। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम किताब वाला, जिसमें आज की किताब है केसी सिंह साहब की लिखी हुई द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स। ये हापर कॉलिंस ने इसे छापा है। इस किताब में केसी सिंह जी जो डिप्टी सेक्रेटरी रहे थे ज्ञानी जैल सिंह जी के, साथ ही वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक सेक्रेटरी के पद पर रिटायर हुए हैं। उसमें इन्होंने 2 सेक्शन में, पहले सेक्शन में तो बताया कि राष्ट्रपति के क्या पद हैं उसके बारे में, और फिर ज्ञानी जैल सिंह के हम कई किस्सों से वाबस्ता होंगे। लंबा इंट्रो हुआ, बातचीत शुरू करते हैं इस कार्यक्रम। बहुत मेहरबानी दीपक जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस किताब को लिखा, वो तो इसलिए भी ताकि एक बहुत नया अकाउंट हमें मिल पाया, और कुछ ऐसे भी एनेक्डोट मिले जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो कैसे वो रायसीना हिल और साउथ ब्लॉक में वो सब कुछ प्ले कर रहा होगा। तो पहला सवाल यहीं से ही, राष्ट्रपति के बारे में, जो अमूमन सिविक्स की क्लास में जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है 7th 8th क्लास से, तो एक नोशन है कि साहब राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टाम्प होता है। इस नोशन को आपने अपनी बुक का अपना जो पहला सेगमेंट है वो प्रेसिडेंट की पावर पर, उसकी लिमिटेशंस पर, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है उस पर डेडिकेट किया है। तो इस एनिग्मा को, इस सवाल को आप कैसे देखते हैं कि क्या राष्ट्रपति के पास कितनी ताकत रहती है भारत के एक बाइकैमरल पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में? ये बात बिल्कुल सही है। तब ये पहला 1/3 जो किताब का है वो, उसमें मैंने पहले 2 राष्ट्रपति लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन। दोनों, एक बहुत बड़ा कद था दोनों का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे प्रिजाइड करते आए। राधाकृष्णन जो इंटरनेशनली हिंदुस्तान की फ़िलॉसफी को दुनिया भर में उन्होंने प्रचार किया, और उनको
वो राष्ट्रपति बनने से पहले मॉस्को में, रूस में हिंदुस्तान के एम्बेसडर थे। स्टालिन को वो 2 बार मिले, जबकि स्टालिन कभी मिलते नहीं थे एम्बेसडर जो नया जाता। तो इनकी बड़ी इज्जत, जो इज्जत मान इनको इंटरनेशनली था, उसके मुताबिक इनको पहले पंडित जी वाइस प्रेसिडेंट ले आए और उपराष्ट्रपति, और फिर ये राष्ट्रपति बने। तो इसलिए वो 2 राष्ट्रपति का कुछ अपना कद था। तो इसलिए ये ज़रूरी था जानना कि उन्होंने राष्ट्रपति पद को कैसे संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो शुरू से ही ये कोशिश की नापने की कि भूमिका क्या है, क्या लाल लकीर है जहाँ तक कि राष्ट्रपति जा सकता है, जिसके आगे प्रधानमंत्री है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके बरखिलाफ हैं, लेकिन एक तरह का, अगर मैंने किताब में भी ये लिखा है, अगर हम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति की शपथ लें तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ है उसकी पहली 3 लाइनें हुबहू वही हैं जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति की है, कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। प्रधानमंत्री की शपथ वो नहीं है, वो कहते हैं मैं संविधान का पालन करूंगा। लेकिन वो डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, लेकिन संविधान की रक्षा ये राष्ट्रपति का शब्द है। और वो इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अगर मैं रबर स्टैंप हूँ और मैंने जो मेरे पास कैबिनेट ने भेजा उस पर सिर्फ मैंने दस्तखत कर देने हैं, तो फिर मैं रक्षा कैसे कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा निर्णय आए जो संविधान के खिलाफ है या समझा जाए संविधान के मुताबिक नहीं है, तो उसमें क्या मैं उस पर वो लगा दूं, तो फिर मेरे को किस लिए चुना गया है। तो वो फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी भेजा, अटॉर्नी जनरल की राय आई। उन्होंने कहा देखो, मेरे को अमेरिका के ब्रिटानिया के महाराजे या महारानी के बराबर नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि वो तो पैदाइशी राजा या रानी है, मैं तो इलेक्ट होके आया हूँ। हाँ, वो ठीक है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, प्रधानमंत्री सीधे इलेक्ट होते हैं, राष्ट्रपतियों को एमएलए और एमपी इलेक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्शन तो है। तो अगर मैं इलेक्ट होके आया हूँ, डॉक्टर प्रसाद ने कहा, तो इसलिए मेरे पे कुछ ज़्यादा ये जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है कि जो शब्द मैंने ली है उसके मुताबिक मैं चलूँ। तो ये उस समय की बहस चलती आई। इस बहस को थोड़ा और आगे करते हैं। आपकी किताब के इसी सेक्शन में हमें 3 राष्ट्रपतियों से आप हमें मिलवाते हैं। अब्दुल कलाम साहब, के.आर. नारायणन, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया, बातचीत करी, और उसके बाद वो स्टोरी आप ही बताइएगा। और एक उदाहरण प्रणब मुखर्जी का भी है। हालांकि अपने कोलिशन ईयर्स वाली जो किताब जो उन्होंने लिखी 3 खंडों में, उसमें मुखर्जी ने ये कहा भी कि उत्तराखंड के गवर्नमेंट वाला जो था वो विवाद, उनको उसे बेहतर डील कर सकते थे, उन्हें रॉन्ग फीड दिया गया। तो राष्ट्रपतियों का इस्तेमाल सरकार द्वारा या उनको इस तरह रिक्वेस्ट करना ताकि वो उनके फेवर में जाए, ये इसको आप कैसे देखते हैं, इस पूरे एनिग्मा को, कलाम, प्रणब मुखर्जी और नारायणन के एग्जाम्पल से? देखो, प्रणब मुखर्जी और डॉक्टर कलाम, इनका समय था वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई जिसमें ये उन्होंने एक दायरा बना दिया कि जो गवर्नर कर सकता है या नहीं कर सकता। ज्ञानी जी का जो समय था वो उससे पहला है, जब ये नहीं था। जैसे कि पहली बार राधाकृष्णन ने, जब वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री की मौत हुई, तो किसी को पता नहीं था कि अगला कैसे चुना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अभी एड हॉक लगा लीजिए, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग करो। तो इसलिए ये सारी तौर तरीके आस्ता आस्ता मालूम थे। लेकिन गवर्नर की भूमिका है वो हमेशा उसमें कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि जो भी सरकार, और ख़ास तौर पर ऐसी सरकार जिसमें कि प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हों, बहुत ज़्यादा उनके पास बहुमत हो, तो वो कोशिश ये करते हैं कि गवर्नर उनका एक तरह का कठपुतली बन जाए और वही नाच करे जो सेंटर चाहे। लेकिन इस पे सरकार या कमीशन भी आया है, इसमें बहुत चर्चा हुई है कि गवर्नर की भूमिका क्या है। क्या वो एक सेंटर का एजेंट है? हम फिर देख रहे हैं वही चर्चा आजकल फिर होती है उसी बात पे। या वो ठीक है, उसने सलाह देनी है, अगर वहाँ की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक नहीं चल रही, प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो वो सेंटर को सलाह गवर्नर ही देता है। लेकिन आम तौर पर किस हद तक एक गवर्नर को जाना चाहिए, ये काफ़ी मालूम था। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था जजमेंट में। तो इसलिए अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी के पास ये बहाना सही नहीं है। ये कहना कि मेरे से गलती हो गई। गाइडलाइंस उनके पास थी, बिल्कुल सही था। जब उत्तराखंड में ये
फ्लोर टेस्ट एक दिन पहले। हाँ, जब ये मालूम हो गया था कि अगले दिन वहाँ पे लेजिस्लेचर के अंदर वो तय करेंगे कि सरकार की बहुमत है कि नहीं, तो आप उससे एक दिन पहले आप प्रेसिडेंट्स रूल लगा दें, तो उसमें फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि ये गलत था। तो ये बाद में कहना कि नहीं मेरे को सलाह गलत दी गई, तो ये सही नहीं होगा। ये सब पता था ये नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनके कार्यकाल पे ये फिर एक ब्लॉट लग जाता है कि इतना तजर्बा उनका, इतने बड़े बड़े वो पोस्ट पे रहे प्रणब मुखर्जी, लेकिन इस समय पे, इस मौके पे आके उन्होंने अपनी जो शब्द थी उसके मुताबिक नहीं चले। जबकि वॉज वेल लर्न पर्सन। हाँ, काफ़ी उनको। राष्ट्रपतियों के किस्से जैल सिंह तक पहुंचते हैं। मैं इस सवाल पर थोड़ा सवेरे आ रहा हूं, लेकिन मुझे वो पूरा खाका खींचना है। ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किए जाते हैं या उनको अपॉइंट किया जाता है उस पद के लिए, तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी अगर चाहेंगी तो मैं झाड़ू उठाकर ये फर्श भी साफ करूंगा। बरस बीते और राजीव गांधी ने बयान दिया कि मैं अपनी माँ की गलती की कीमत ढो रहा हूँ। इन दोनों के बीच में गंगा और जमुना में खूब पानी बह गया है। आप थोड़ा सा उसे निकाल दीजिए। देखिए, उस दिन जिस दिन ये किताब दिल्ली में रिलीज़ की, ज्ञानी जी की बेटी आई हुई थी जो ऑफिशियल होस्टेस होती थी, डॉक्टर गुरदीप कौर। तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था जब राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हुआ 82 में, मैं 83 में आया, तो वो कहती हैं कि ये गलत कोट किया गया। ज्ञानी जी ने जो कहा था वो ये कहा कि मैं अब तक एक कांग्रेसमैन था और अगर इंदिरा गांधी मेरे को झाड़ू उठा के सफाई भी करवाती तो मैं कर देता, लेकिन आज मैं राष्ट्रपति बन रहा हूँ और मैं सबका साझा हूँ। तो उसमें से वो 2/3 ले लिया और वो सुर्खियाँ ये लग गई कि इन्होंने कहा कि मैं झाड़ू भी दे दूंगा। देखो, ऐसा बयान वो नहीं देंगे क्योंकि उनको, देखिए, अगर वो झाड़ू देना होता, फिर एनटी रामाराव की सरकार जब इंदिरा गांधी के समय वो ऑपरेशन कराने गए, अभी बीमार थे, गवर्नर ने फटाफट कह के इनके साथ इनकी पार्टी नहीं है, तोड़ के नया मुख्यमंत्री लगा दिया। तो वो जब एमएलए लेके दिल्ली में आया तो ज्ञानी जी ने माना कि हाँ इनको मिलने दो। बहुत ज़्यादा प्रेशर आया इंदिरा गांधी के दफ्तर से कि आप इनको मत मिलिए, इसको रहने दीजिए। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री है, वो समझता है उसके साथ धक्का हुआ है, मेरे को मिलने आता है तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। फिर इसमें निर्णय ये हुआ कि अब गिने मत, एमएलए मत गिने, अगर मिलना है तो आप मिल लीजिए। तो वो फिर एनटीआर ने बड़ा नाटक किया, विजय चौक से कुर्सी में बैठ गए व्हील चेयर में, वहाँ से आपने एमएलए लेके पैदल वो आए राष्ट्रपति भवन तक। तो वो गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सारे प्रेस वाले वहाँ खड़े थे, इन्होंने अपने आईडी कार्ड्स डाले हुए थे, उन्होंने खुद ही गिन लिया एमएलए। तो फिर उसको निर्णय को वापस लेना पड़ा, दोबारा से एनटीआर को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो इसलिए यही आदमी अगर ये कह रहा था मैं झाड़ू लगा दूंगा, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बन गया तो उसने कहा नहीं, मेरी शर्त ये है कि अगर गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो मैं आंखें बंद नहीं कर सकता। अच्छा, इसको जरा सा भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अमूमन प्रैक्टिस ये बेस्ट मानी जाती है कि राष्ट्रपति के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में, जो हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बना रहे ताकि मुल्क की संस्थाएं बेहतर चलें और अच्छी जो पॉलिसीज़ वगैरह बननी है उस पर एक बेहतर विचार विमर्श हो सके। ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच में ये जो दरख्त टूटे हैं, ये दूरियां जो बनी हैं, उसका उदय कैसे हुआ? क्योंकि हमें इसी किताब से, हालांकि मैं 2 अलग अलग चीज़ें कोट कर रहा हूँ, ज्ञानी जैल सिंह अपने मेमोयर में लिखते हैं कि साहब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं राजीव गांधी गवर्नमेंट सैक करूँ वो फोर्स के बाद से। और ज्ञानी जैल पर ये मतलब जो अहाते की मीटिंग है उसमें एक किस्सा आरोप लगाया जाता है कि साहब वो बर्खास्त करने वाले थे। क्या ज्ञानी जैल सिंह राजीव गांधी की सरकार बर्खास्त करने वाले थे और क्यों? देखिए, वो कई लोगों की सलाह लेते थे, वकीलों की सलाह लेते थे। सेन साहब जब लॉ मिनिस्टर नहीं रहे, छोड़ के आ गए, वीसी शुक्ला के साथ आए, राजीव गांधी के लॉ मिनिस्टर थे, वीसी शुक्ला, कानून मंत्री विद्याचरण शुक्ल, जिन्हें इमरजेंसी के दौर में आईबी मिनिस्टर के तौर पर लाया गया था, और उसके बाद जो सेंसरशिप के कानून आए और जो उन्होंने कहा फिल्म जगत में, वो सब पूरा इतिहास है। और उसके बाद सुकमा घाटी के हमले में फिर वो उनका देहांत हुआ है। बिल्कुल। और उनके साथ सेन साहब कानून मंत्री थे राजीव गांधी की सरकार में। जब उनको निकाल दिया, इनके साथ आए, तो कानून मंत्री ने आके कहा कि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि
अगर एक प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे इल्ज़ाम हैं जो बोफोर्स में आए, उनका वित्त मंत्री जो उसके बाद रक्षा मंत्री बना वीपी सिंह, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वीपी सिंह रिजाइन करके चला गया। उनका करीबी मित्र जो छोटा मंत्री था रक्षा मंत्रालय में, वो छोड़ के चला गया। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाए, और प्रधानमंत्री उस पर ऐसे लग रहा है कि कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं स्वीडन से, कोई सख्ताई करने को तैयार नहीं बोफोर्स के ऊपर। तो इसका फिर इलाज क्या है? हो सकता है कि एक कोई फॉरेन विदेशी सरकार उन पे दबाव डाल सके, लेकिन क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो एमपी हैं वो बंधे हुए हैं उसके अंदर, वो उठ के जब तक 2/3 नहीं होते वो एक प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं हो सकते, और 2/3 तो कभी इकट्ठे होंगे नहीं जब इतना बड़ा आपकी बहुमत हो। तो उसमें इलाज क्या है? क्या ये चलता ही रहे? 5 साल चलता रहेगा कार्यकाल जिसमें एक प्रधानमंत्री कुछ ना करेगा? हुआ भी वही। फिर हमने देखा वीपी सिंह आए, क्या एजिटेशन हुई, क्या इंस्टेबिलिटी आई। तो इसलिए ज्ञानी जी इसको सुन रहे थे सबकी बात, वो कह रहे थे इसका इलाज क्या है। जो मेरी और हमारी कुछ एडवाइजर्स की सोच थी कि ये जब तक एक बगावत नहीं होती कांग्रेस पार्टी के अंदर और बड़े नेता खड़े नहीं होते, या फिर आखिर में जो सोचा गया कि नहीं आप बर्खास्त मत करिए, क्योंकि बर्खास्त करना फिर उससे बात और बिगड़ जाएगी। पुलिस किसके साथ जाएगी, फौज किसके जाएगी, फिर तो एक तरह के हम ऐसी सरकार बन जाए जैसे अफ्रीका में होता है कि छोटे हो जाएगा, पूरी तरह से क्योस हो जाएगा। तो एक राष्ट्रपति के पास एक ही हथियार है, वो है मॉरल प्रेशर। वो पब्लिक ओपिनियन को, लोग मत जो है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, पब्लिक ओपिनियन कैसे जनरेट करना है, जैसे ज्ञानी जी ने पोस्टल बिल पे किया, बिल को रोक लिया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को। इसी अब बात होती है कि अब की सरकार जो है ये बड़े कानून लेके आ रही है, इसका बड़ा प्रेशर है मीडिया के ऊपर। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन राजीव गांधी जो कानून लेके आए थे पोस्टल बिल, वो किसी की भी चिट्ठी खोल लो। उन दिनों देखो फ़ोन तो थे नहीं, ईमेल तो थी नहीं, तो लिफाफे में चिट्ठियाँ जाती थी। उन दिनों तो सिर्फ चिट्ठियाँ ही थी। अगर सरकार किसी की भी चिट्ठी खोल सकती है तो फिर उसमें गुप्त क्या रहा, सैंक्टिटी क्या रही, इसमें प्रिवेसी कहाँ से आए आपकी? आप किसी से कुछ भी बात कहते हैं और पुलिस वाला आपकी चिट्ठी खोल के पढ़ के दोबारा बंद करके कर दे। तो इसलिए उस समय के मुताबिक वो भी एक बहुत गलत कदम था। तो वो जब ज्ञानी जी के पास आया, अखबारों में शुरू हो रही थी इस पर चर्चा, अपोजिशन भी कह रही थी कि ये गलत कदम है, तो उन्होंने एक चीज़ नहीं की, क्योंकि राष्ट्रपति के पास उसको कहते हैं 42वीं 42nd अमेंडमेंट जी, जो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने काफ़ी तब्दीली की। 1976 में आया था, बाद में उसको, हाँ, उसको जब मोरारजी देसाई की सरकार आई उसको काफ़ी बदल दिया, लेकिन उन्होंने पूरा वापस राष्ट्रपति के सारे इख्तियार वापस नहीं किए जैसे पुराने थे। उसमें एक चीज़ कह दी कि राष्ट्रपति कोई भी निर्णय जो राष्ट्रपति के पास जाता है उसको एक बार वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर कैबिनेट उसको दोहरा दे तो फिर उनको साइन करना पड़ेगा। तो एक मौका राष्ट्रपति के पास है कि पुनर्विचार कर लीजिए इस पर। लेकिन ज्ञानी जी ने इस पे कहा कि ये कहाँ लिखा है कि मैं कितना समय विचार कर सकता हूँ। अच्छा, ये पहली बार इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह ही कर रहे हैं इस अमेंडमेंट इसको के। पॉकेट वीटो कहते हैं, ये किसी ने नहीं किया, ज्ञानी ने निकाली ये चीज़। इन्होंने कहा ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ। अगर एक राष्ट्रपति विचार करना शुरू कर दे और पब्लिक ओपिनियन बन रहा हो, उस मुद्दे पे भड़क रहा हो पब्लिक में, तो एक प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ भी जैसे किसानों के खिलाफ जो कानून थे, आंदोलन चलना शुरू हो रहा था, जल्दी से फार्म बिल्स, जो खेती बाड़ी पे बिल पास किए सरकार ने, फटाफट वॉइस वोट से धक्के से पास कर लिए। अब राष्ट्रपति ने धड़ाधड़ उस पर स्टैंप लगा दी। अगर राष्ट्रपति ये देखते उस टाइम के कि देखिए ये जल्दबाजी कर रही है सरकार, हो सकता है इनका इरादा ठीक है लेकिन तरीका गलत है। कई बार सरकार का इरादा सही हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाला होने के नाते राष्ट्रपति ने ये भी देखना है कि ठीक तरीका अपनाया जा रहा है या नहीं, और ये भी देखना है कि पब्लिक के अंदर कैसे इसका आंदोलन चलना शुरू हो रहा है। तो अगर वो कुछ समय के लिए रख लेते,
हो सकता है सरकार दोबारा से विचार कर लेती। अब 1 साल आंदोलन चला, दिल्ली की सरहदों पे किसान रहे, कितनी लोगों की मौत हुई, उसके बाद कानून वापस लिए। तो 1 साल जो खराब हुआ देश का, किसानों का, लोगों को मुसीबत हुई दिल्ली से आने जाने कई लोगों की, की मृत्यु हुई। तो वो हट सकती थी अगर राष्ट्रपति थोड़ा सा इसको कहते कि नहीं, इस पे हमें विचार करना चाहिए। हो सकता है सरकार सोच लेती। तो इसलिए ये एक जो नई चीज़ ज्ञानी जी ने निकाली, ये एक हथियार है राष्ट्रपति के पास कि वो कोई ऐसा मुद्दा अगर सरकार लेके आती है जिसके साथ पब्लिक नहीं जुड़ी हुई, तो उसको वो अपने पास रख सकते हैं ताकि थोड़ी चर्चा हो। कुछ एडवाइजर्स को बुला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के पास हक है, वो रेफरेंस कोई सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है, आप देखिए ये कानून के मुताबिक है कि नहीं। तो उस पर ओपिनियन ले सकते थे। सर, ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच का पहला टसल हमें कहाँ मिलता है? मतलब पहली बार जब आपको लगा कि इनके बीच में ये पहला इनिशियल था, आइस ब्रेक हुई थी यहाँ से। देखिए, ज्ञानी जी इतने ज़्यादा अपने आप को करीब गिनते थे राजीव गांधी के, क्योंकि राजीव गांधी का बात करने का तरीका बड़ा मिठास से बात करते थे। अब ये ज्ञानी पब्लिक ऑप्टिक्स है। हाँ, वो ज्ञानी जी नहीं समझ पाए कि इनके दिल में क्या है। क्या था? वो अब देखिए, गारे खान साहब, अभी मेरी किताब के बाद किताब आई है, जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, वो भी फॉरेन सर्विस के डिप्लोमेट हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं। वो जॉइंट सेक्रेटरी थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे। अब उन्होंने बताया कि जब इंदिरा गांधी उनकी हत्या हो गई, उसके बाद राष्ट्रपति यमन में हैं, जहाज़ में बैठे सीधे वापस आ रहे हैं, तो ये आपस में चर्चा हो रही है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मीडिया एडवाइज़र इंदिरा गांधी के, जो इंदिरा गांधी के बड़े करीब थे, उनको आके कहने लगे कि राष्ट्रपति खुद तो नहीं बनना चाहेंगे कहीं प्रधानमंत्री। अब ये देखिए कितनी बेतुकी बात है कि सिख बॉडीगार्ड्स ने एक प्रधानमंत्री की हत्या की हो और एक सिख राष्ट्रपति आके कहे कि मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ। पहले तो ये बेतुकी है बिल्कुल ही। दूसरी बात, राष्ट्रपति एक बैलेंसर है, वो आके ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मेरे को बना दो। तो इसका मतलब राजीव गांधी के आसपास जो चाबी राजीव गांधी को लगा रहे थे कि आपको बनाने वाले नहीं है ज्ञानी जी, ज्ञानी जी तो खुद बनने वाले हैं। नहीं, उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। जिस तरह नेहरू की डेथ के बाद गुलजारी लाल नंदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसी तरह के प्रधानमंत्री बनने का ऑफर तो जैल सिंह को दिया गया था। प्रेसिडेंट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, वो किसी को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है। पर उन्हें ऑफर नहीं दिया गया था। नहीं, ऑफर का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लगाना है। अगर राष्ट्रपति कहे मैंने प्रधानमंत्री बनना है, पहले तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा, फिर वो वहां से वो अपने आप को थोड़ी बना सकते हैं। राष्ट्रपति अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। तीन चीजों। ये बेतुकी बात थी बिल्कुल। और ये तो हवाई जहाज के अंदर ही उन्होंने तय कर लिया था ज्ञानी जी ने। और दो वहाँ पे प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे, प्रभु चावला थे, एक सतिंदर सिंह थे जो ट्रिब्यून के, वो दोनों अंदर मिलके आए ज्ञानी जी से। आगे जहाज़ में आके मैं वहाँ खड़ा था, वो लोग ज्ञानी जी मान नहीं रहे। हमने उनको बोला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लगाइए, वो कह रहे नहीं मैंने तो राजीव गांधी को लगाना। दोनों ने आके बोला बाहर, और प्रभु चावला तो अभी हैं। तो इसलिए ये बात, और लेकिन दिल्ली में ये चर्चा प्रधानमंत्री के एडवाइजर्स में शुरू हो, इसका मतलब जो ज्ञानी जी के खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू हो गया था राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले। क्योंकि वो दो, जो मैंने बताया, दो ग्रुप थे। एक धवन का जो ज्ञानी जी के जो प्रधानमंत्री के साथ उनके स्पेशल असिस्टेंट थे। क्या बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी की परछाई रहे आर.के. धवन। ये वो कांग्रेस का वो दौर है जब माखनलाल फोतेदार, बूटा सिंह, जीबी मूपनार और आर.के. धवन की अगर कोई चिट्ठी, कोई लिफाफा किसी राज्य की राजधानी में पहुंचता था तो सीएम की हड्डियों में सिहरन दौड़ जाती थी कि न जाने किस आदेश, किस लिफाफे से खत आया है और न जाने कब गद्दी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि आर.के. धवन स्पेशल असिस्टेंट थे, वो पहरेदार थे इंदिरा गांधी के दरवाजे के बाहर। किसने मिलना है, किसने नहीं मिलना है, उनके हाथों से तय होता था। छुट्टी नहीं लेते थे, 365 दिन काम किया है और वो पूरा में पढ़ा। मैं किताब में नहीं लिखा, दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। 1982 में जब इंदिरा गांधी न्यूयॉर्क आए तो मैं वहाँ कॉन्सुलेट में था, हेड ऑफ चांसलरी था, नंबर 3 था। तो इंदिरा गांधी की उनकी विजिट हैंडल कर रहे थे। वहाँ पे एक मशहूर होटल है, होटल कार्लाइल, वो 5th एवेन्यू के इधर सेंट्रल पार्क है, उसको शीशे इधर सेंट्रल पार्क को देखते हैं।
तो वो ऊपर तंग होता जाता है, जैसे जैसे ऊपरली मंजिल पे जाओ, बड़े थोड़े कमरे हैं उसमें। तो ऊपर की मंजिल के सारे कमरे, मिसेस गांधी के साथ राजीव गांधी भी थे, सोनिया गांधी थे और बच्चे थे, तो 6-8 कमरे होंगे। इधर का स्वीट मिसेस गांधी का था, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी का, और इधर बच्चों का कमरा था, और उसके साथ हमने अपना दफ्तर था कॉन्सुलेट का। तो मिसेस गांधी ने कहा, उन दिनों बड़ा मशहूर एक म्यूज़िकल था एमेडियस, तो वो उन्होंने कहा मैंने वो देखने जाना है। तो उसकी मैंने टिकटें मंगवा ली थी, सबसे महंगी आगे की रो। म्यूज़िकल के अंदर जितने, सिनेमा के अंदर तो जितने पीछे दूर बैठे हैं उतनी महंगी होती है, लेकिन जब आप ड्रामा या थिएटर में जाएं तो जितने आगे हों उतना अच्छा है। तो वो मैंने 6-8 फ्रंट रो की और 6-8 उसके पीछे की मंगवाई थी टिकटें। मैंने कहा इनके साथ और जाएंगे, एम्बेसडर जाएंगे, नारायण साहब एम्बेसडर थे, तो मैंने कहा शायद ये सारे जाएंगे, कौंसल जनरल वगैरह, और हम नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी के पीछे कोई और बैठे पब्लिक का आदमी। तो मैं ऑफिस में खड़ा तो धवन साहब आ गए, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ये मैंने टिकटें मंगवा ली हैं, अब मेरे को बताइए कौन कौन मिसेस गांधी के साथ जाएगा, ताकि अब कार उस मुताबिक हम कारें नीचे लगा दें। तो वो मेरे को कहने लगे कि मेरे को नहीं लगता मिसेस गांधी ने ऐसा कुछ कहा है। तो इतने में दरवाज़ा खुला बच्चों के कमरे का और मिसेस गांधी बाहर निकल आई। क्या बोला इन्होंने? तो धवन साहब ने वही दोहरा दिया, कहा कि ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि आपके साथ ये सब जाएंगे। मैंने नहीं कहा, मेरे साथ क्यों जाएंगे, एम्बेसडर तो यहाँ काम करते हैं, खुद जाके देखें अपना प्ले। अच्छा, मैं क्यों लेके जाऊंगी इनको? अच्छा, सो धवन को इमीडिएटली पता था कि मिसेस गांधी की क्या सोच होगी इस चीज़ पे। अच्छा, और कोई उसमें मतलब कि बड़े प्यार से बोले उन्होंने, कोई ऐसे नहीं, शिकायत नहीं लगाई। तो इस तरीके से जैसे बहुत जान पहचान उनकी। और पता है कि इंदिरा गांधी कैसे हाँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तो छुट्टी, मेरी तो छुट्टी हुई आज। नहीं, वो मिस गांधी बात करके चली गई, बात करो, वो कह रहे वो किसी को नहीं लेके जाएंगी, सिर्फ फैमिली जाएगी उनके साथ, आप कर लो। लेकिन वो मैंने देखा कि उनका तालमेल कैसा था मिसेस गांधी के साथ। वो उनकी समझते थी, उनकी सोच, उनको पता था ज़्यादा चीज़ों पे आपको पहले ही बता दें। अगर उन्होंने किसी की मुसीबत क्रिएट करनी है तो उसको गलत टाइम, जब मिसेस गांधी का मूड सही ना हो, उसको अंदर कमरे के कर दो। किसी की मदद करनी है तो उसको सही। तो इसलिए धवन के पास बड़ा अख्तियार था जी। तो वो धवन, अब फोतेदार वगैरह जो पूरा ग्रुप था, माखनलाल फोतेदार, माखनलाल फोतेदार जो कश्मीरी ग्रुप था, वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे। माखनलाल फोतेदार कांग्रेस के वो कद्दावर नेता, कुछ ही नेता ऐसे रहे जो नेहरू से, माफ कीजिएगा, जो इंदिरा गांधी से राजीव गांधी तक का जो ट्रांजिशन था उसको बर्दाश्त कर पाए थे। नेहरू जबान इसलिए फिसली थी क्योंकि नेहरू ही उनको राजनीति में लेकर आए थे। पहलगाम से विधायक बने, दिल्ली आए, इंदिरा गांधी ने कहा कि अब दिल्ली ही रहना। बाद में उनकी रुखसती हुई, गुड़गांव में अपना घर बनाया, चिनार लीव्स किताब लिखी, प्रियंका गांधी घर गई। लंबी राजनीति की बात है, कभी और तफसील से करेंगे। पर उनका कांग्रेस पर अच्छा खासा प्रभुत्व रहा। आई थिंक दूसरे या तीसरे वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में परमानेंट इन्वाइट रहता था, और वो उस समय पॉलिटिकल एडवाइजर थे। सो दो ग्रुप थे ये। धवन थे जो ऑफिशियल कागज, जो बैठते थे मिसेस गांधी के घर और दफ्तर में, और फोतेदार बैठते थे AICC के दफ्तर में और पॉलिटिकल एडवाइज़र थे। तो अब मिसेस गांधी, तो उनको पता था एक ग्रुप को दूसरे के खिलाफ, इसकी बात सुन ली, फिर उससे कभी उसकी बात सुन ली, और दोनों के बीच में वो तय कर लेते थे कि सच्चाई कहाँ है, क्योंकि एक दूसरे की शिकायत चलती थी दोनों के बीच में। अब राजीव गांधी ने जो बाद में समझ में आया गलती क्या की, कि धवन को तो निकाल दिया, आते ही निकाल दिया। आरोप लगा कि सब इंदिरा की हत्या में आप शामिल रहे हैं क्योंकि आपको एक भी गोली नहीं लगी। उससे ज़्यादा क्या धवन पे एक तरह का जुर्म उससे ज़्यादा, क्योंकि वो तो इंदिरा गांधी को, इसने गारे खान साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि वो कितने करीब थे उनके, इंदिरा गांधी के। और वो एक बार उनको बताया कि वो इंदिरा गांधी को कहती हैं तुम मेरे बेटे के समान हो। अच्छा, गारे खान साहब ने कोट किया। तो अब उस आदमी पे आप आरोप लगाओ कि आप उनकी हत्या में आपका हाथ है, तो ये जो कश्मीरी ग्रुप का, इसमें फिर ये भारी पड़ गए। इन्होंने धवन को निकाल दिया, और क्योंकि ज्ञानी जी गिने जाते थे धवन के करीब, तो निशाना फिर राष्ट्रपति पे बना। अच्छा, तो इस वजह से वो वहाँ पर गए। मैं थोड़ा सा और पीछे, कि इंदिरा गांधी की बात चल रही है। 5 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को न तो लिंग, न धर्म, न जाति और किसी भी तरह की आइडेंटिटी के क्षेत्र हो सकता है, कोई भी आइडेंटिटी के प्रिज्म में कभी नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह, और आई थिंक आप उस यात्रा में साथ थे जब वो अमृतसर गए हैं। मैं गया जी। आपकी किताब में मिला कि आप बड़े त्रस्त थे, आपको बड़ा गुस्सा आया था कि ज्ञानी जैल सिंह
इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं राष्ट्रपति के पद से, तब जब उनकी बिना जानकारी के ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी बड़ी कार्यवाही कर दी गई थी, जिसमें सेना से कहा गया कि आप अंदर जाइए और भिंडरावाले जैसे जो भी खालिस्तानी आतंकवादी अंदर हैं उनको आप बाहर निकालिए या उसको सफाया कीजिए उस पूरे प्लॉट का। क्या था वो पूरा मंजर, क्या चल रहा था उन दिनों रायसन हिल्स? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को गुस्सा आया, लेकिन ये आम तौर पर देखिए, जब ये वापस आए अमृतसर से सब कुछ देख के, देखो हमारे वो दृश्य सामने, सबके आंखों के सामने, जिस तरीके से वहाँ नुकसान हुआ, जिस तरीके से वहाँ अकाल तख्त हुआ और मौत का अभी वहाँ स्मेल आ रही थी बॉडीज़ की, और पता था कि यहाँ खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ है। फौजी भी बेचारे, उनका भी नुकसान हुआ। गोली भी चली थी। हाँ, गोली तो उस टाइम भी चल रही थी जब हम वहाँ थे। बाहर के दौर से 15-20 सेकंड का एक आधा फायर हो रहा था, लेकिन वो मेरे ख्याल ये था कि ये परिक्रमा में तो ठीक था, उसके बाहर हो सकता है ये सुप्रेसिव फायर कर रहे हो आर्मी वाले, ताकि कोई बचा बचाया अगर आतंकवादी है वो कहीं से निकल के गोली ना चला दे। तो वो उसको आर्मी में कहते हैं सुप्रेसिव फायर, की एक आधी गोली थोड़े टाइम के बाद चला दो ताकि जो टिका हुआ है वहीं टिका रहे, सिर उठा के बाहर ना निकले। तो वो आवाज़ आ रही थी गोली चलने की। कुछ समय के बाद एक आधा शॉट, एक दो शॉट हमारी तरफ नहीं, साइड पे। ये कहा गया है कि ज्ञानी के पास गोली आई, मैंने नहीं देखी ना। मेरे बैचमेट रमेशिंदर सिंह हैं, उन्होंने अभी किताब लिखी 1984 पे। ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर गोली चली या उनके आसपास से गोली गुजरी, ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रमेशिंदर जो उस टाइम डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि ये अफवाह है। वो भी साथ चल रहे थे ज्ञानी जी के, अच्छा। डिप्टी कमिश्नर, तो ये नहीं है। लेकिन वहाँ से आके जब ये उतरे राष्ट्रपति भवन में, तो इन्होंने जो कहा कि ये गलती किसी और की है, लेकिन इसकी सज़ा मुझे कबूल करनी पड़ेगी। सर, इससे पहले का थोड़ा बैकग्राउंडर बताइए। इंदिरा गांधी ने कब डिसाइड किया कि उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना है? क्या ज्ञानी जैल सिंह इससे अवेयर रखे गए थे, या जानबूझ के उससे फाइल छुपाई गई थी, या इंदिरा को किसी ने कान भरे थे, किसी ने समझाया था कि जैल सिंह से बचाइए? क्या था ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ज्ञानी जी से नहीं पूछा गया। अच्छा, ऑपरेशन ब्लू स्टार की हाँ, कार्रवाई से उनको पहले ऑफिशियली नहीं बताया गया। जो दूसरे लोग देख रहे थे वही हमें नज़र में आ रहा था कि ये ऑपरेशन शुरू होने वाला है। तो इसलिए ये राष्ट्रपति की ना तो अनुमति ली गई, ना उनको आके एक्सप्लेन किया गया। शायद वो ये महसूस करते हैं कि ज्ञानी जी मानेंगे नहीं, या ज्ञानी जी कुछ इसमें कहेंगे कि और तरीके से तय कर लो, जैसे हमने बाद में देखा, जैसे KPS गिल ने किया। इसी सोचने वाली बात यही थी कि इतने हथियार कैसे इकट्ठे होने दिए। उस समय तो फिर मुश्किल है, और कोई इलाज था नहीं। जब इतने ज़्यादा हथियार अंदर चले जाएं और वो तान लें सारी चीज़ वहाँ पे, और इतने आतंकवादी इकट्ठे हो जाएं, लेकिन सोचने वाली बात थी कि कैसे होने। पंजाब में प्रेसिडेंट्स रूल था, सेंटर का रूल था, तो ये सारी चीज़ कैसे हुई, ये सोचने वाली बात थी। तो ज्ञानी जी की पहली बात ये होती कि किसी तरीके से बिना अंदर जाए। फिर KPS गिल ने किया, दूसरी बार जब हुआ उसने किया कि इसको चारों तरफ से घेरा डाल लो, पानी वानी बंद कर दो, इनको स्क्वीज़ करो, अपने आप छोड़ देंगे। लेकिन हो सकता है उस समय ना मानते, इतनी आसानी से ना मानते, क्योंकि वो लोग भी ज़्यादा थे, उत्साह भी उनमें बड़ा था, उनकी टांग भी उस टाइम वो समझते थे हमारे पास इतने हथियार हैं। उस समय तो शायद उसके अलावा कुछ और। लेकिन ज्ञानी जी ने जब कहा कि ये गलती किसी और की है, तो मैंने सोचा ये रिज़ाइन कर देंगे। अच्छा, ये अंदाज़ा ये लगा। लेकिन सुबह जब ये आए, दिल्ली आ गए हैं अब। ये दिल्ली में आके कहा इन्होंने, जब गाड़ी से उतरे नॉर्थ कोर्ट जिसको कहते हैं, अपने अपार्टमेंट में ऊपर जाने से पहले, तो ये बात इन्होंने कही। लेकिन उससे मेरे को ये लगा कि शायद ये इस्तीफ़ा दे दें। अब वो बाद में जिस चीज़ का राजीव गांधी जो चीज़ नहीं समझ पाया, और जो वीर संघ की किताब में और किताबों से पता चल रहा है कि उसको चाबी इतनी लगाई गई थी ज्ञानी जी के खिलाफ कि ये शख्स, इसने, ज्ञानी जी अगर इस्तीफ़ा देके चले जाते तो हालात थोड़ी फौज में जहाँ बगावत शुरू हुई थी और ख़राब हो जाती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ। हाँ, तो और इस स्टेचर का सिख एक छोड़ के चला जाता, तो उससे फिर सिखों और सेंटर के बीच में दायरा और बढ़ जाता, उसको जोड़ने में और तकलीफ होती। लेकिन ये अगर अमरिंदर सिंह एक MP की सीट छोड़ के 10 साल तक मुख्यमंत्री 10 साल तक मुख्यमंत्री रहते, तो ये तो मुख्यमंत्री सारी उम्र रहते पंजाब के, इनको कोई रोक नहीं सकता था, ये सारी उम्र राज करते पंजाब में। लेकिन उस समय ये देश के साथ खड़े, इन्होंने अपना ये नहीं सोचा कि मेरी कौम या मेरा सूबा मेरे खिलाफ हो जाएगा।
अब इधर राजीव गांधी भी ये नहीं समझा, इनके खिलाफ हो गया, उधर इनकी अपनी जो कौम है वो इनके खिलाफ हो तो गई। दोनों की पट्टी में सो ज्ञानी जी ना घर के ना घाट के इस चीज़ में, क्योंकि ये इंदिरा गांधी अगर रहती, वो तो एहसास करती थी, क्योंकि इनको मिलने आई, वो भी इंदिरा गांधी भी गई अमृतसर, इनके जाने के बाद मिलने आई, फिर इनको जाने दिया वहाँ पे, साथ में अरुण सिंह थे हमारे उस दिन जब गए हम अमृतसर। तो इंदिरा गांधी ये महसूस करती थी कि हाँ, ये ज्ञानी जी को थोड़ा मुश्किल हुआ है, इनको इसको किसी तरीके से संभालना चाहिए। इनको आके मिली भी, और ये भी उन्होंने कहा कि मेरे को ये नहीं बताया गया था कि ये इतना ज़्यादा नुकसान करेंगे। अच्छा, हाँ, इन्होंने कहा था कि हम जल्दी से इसको कर लेंगे। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से ये कहा कि आर्मी ने मुझे ये नहीं बताया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में इतना भारी नुकसान होगा। मेरे ख्याल आर्मी की मिसकैलकुलेशन थी। ये तो कई लोगों ने किताबें लिखी हैं जिसमें आया है कि वो जो जर्नैल वहाँ पे थे, उन्होंने कहा बस ये हम 12 घंटे में ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा जी आप CID से पूछ लीजिए, पंजाब पुलिस से पूछ लीजिए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं पूछने की। कोई इंटेलिजेंस का इनपुट, लोकल इनपुट नहीं लिया गया था। DC जो मैं बता रहा हूँ, रमेश इंदर सिंह जो मेरे बैचमेट हैं, जो डिप्टी कमिश्नर थी, उनकी किताब में है कि उन्होंने क्या दिया, आप साइड पे हो जाओ सारे। हाँ, आपने फ़ोन भी नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना। जो सिविलियन सेटअप था वहाँ का, गवर्नर से लेके DC तक, उनको बिल्कुल एक साइड कर दिया था कि अब फौज का इख्तियार है, हम ही करेंगे जो हमने करना है। तो सिंहावलोकन की दृष्टि से रेट्रोस्पेक्टिव में केसी सर आप ये बात सही पाते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया, वो एक लार्जर नेशनल गुड में था वो डिसीजन उनका। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा राजीव पर वापस लौटते हैं। रायसीना हिल में दो लोग चल रहे हैं, प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके पीछे हैं राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। थोड़ा सा आगे चलते ही पीछे पलटते हैं और वो कहते हैं प्रधानमंत्री कि लीक कैसे हुआ। प्रधानमंत्री आवास से, PMO ऑफिस से और रायसीना हिल में राष्ट्रपति आवास से फाइलें कौन लीक करा रहा था? देखिए, टेलीग्राम्स मेरे पास आती थी क्योंकि विदेश मंत्रालय से मैं डील कर रहा था, और क्योंकि ज्ञानी जी अंग्रेज़ी नहीं उतनी अधिकार नहीं था उतना भाषा नहीं पर। पढ़ते थे, लेकिन उतनी जल्दी से नहीं पढ़ पाते थे। तो हमने तरीका ये बनाया था कि जो फाइल आती थी उसके टॉकिंग पॉइंट्स तो अंग्रेज़ी में ही बनते थे, इनके जो टॉकिंग पॉइंट वो मैं हिंदी में बना देता था। कार्ड्स, लेकिन नोट तो अंग्रेज़ी का ही जाता था, क्योंकि पढ़ लेते थे, आस्ता आस्ता पढ़ते थे, लेकिन 8-10 पेज का नहीं, उसको करके हम एक पेज में कर देते थे। क्रेडेंशियल्स, जैसे उन दिनों जितने सफ़ीर आते थे एक एक करके क्रेडेंशियल होता था, आजकल तो इकट्ठे 5-6 का कर देते हैं। तो वो एक सेरेमनी तो ये चलती रहती थी, कोई ना कोई एम्बेसडर आया, किसी की फेयरवेल कॉल आई, बाकी जो बाहर के कोई VVIPs आ रहे हैं उनकी कॉल्स हैं, तो राष्ट्रपति को ब्रीफ करके रखना पड़ता था इन चीज़ों पे। तो वो अपना दे, तो उसमें जो टेलीग्राम्स थी उन दिनों, जितनी टेलीग्राम होती है, आपके दर्शकों को बता दें, जो साइफर से चलती है, जिसको वहाँ की सरकार ना पढ़ सके, और एक तरह की टेलीग्राम कोडेड मैसेज में आती है, वो उसको फिर डिकोड करके यहाँ पे सर्कुलेट किया जाता है, और गिनती के लोगों को वो जाती है। अच्छा, इसको विदेश थोड़ा मंत्रालय के अंदर। जी, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, हम लोग बचपने में करते थे ना, एक सफ़ेद पन्ना ले लेते थे और उस पर नींबू से लिखते थे, और फिर उसको धूप में दिखा करके हमको अक्षर समझ में आते थे कि इसमें लिखा गया है। तो उसी तरह का एक ये अपडेटेड वर्जन है। हाँ, वो वहाँ से टेलीग्राम जो आती है, आजकल तो कंप्यूटर आ गए और बड़े तरीके आ गए उसको तोड़ने के, कोड्स को तोड़ने के, तो वहाँ से वो साइफर डिपार्टमेंट है, हर एक एम्बेसी में होता है, तो यहाँ के डिकोड होके वो टेलीग्राम्स कैसे, जो टॉप सीक्रेट हैं वो बहुत कम लोगों के पास जाती हैं, सीक्रेट थोड़े से ज़्यादा के पास, कुछ जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं। तो राष्ट्रपति भवन में सारी आ रही थी टॉप सीक्रेट, तो उनको मैं पढ़ता था, जो राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी हो वो मैं अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी को दिखा देता था, उनको भेज देता था, और वो ब्रीफ कर देते थे राष्ट्रपति को, ताकि हमें पता रहे कि हमारे एम्बेसियों के बीच और विदेश मंत्रालय के बीच में क्या बातचीत चल रही है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास मिलने आते हैं लोग, उनको ये पता होना चाहिए कि एक दिन से दूसरे दिन तक कैसे चल रही है हिंदुस्तान की विदेश नीति। तो उसमें जो टेलीग्राम्स आमतौर पे होता है कि उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, क्योंकि ये एक स्पेशल तरीका था कि ज्ञानी जी को ब्रीफ करना है, कई बार वेट नहीं करना कि वहाँ से आ रहे हैं कोई कागज़। तो उनको मैंने अपने दफ्तर के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वहाँ पे अंडर लॉक एंड की थे। अच्छा, जो पुरानी टेलीग्राम आ रही थी उनको हम फाइल कर लेते हैं कि पुरानी निकालनी पड़े, उन दोनों कंप्यूटर वगैरह
इस तरीके से थे नहीं कि आप गूगल कर लेंगे और ये कर लेंगे। अगर पुराना किसी चीज़ की कोई करनी है तो निकाल के देख लेंगे, विदेश मंत्री मंत्रालय के पास पूछने जाएंगे, उससे अच्छा यहीं पे खुद अपने इसको रख लें। अब उसमें गलती मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ने क्या की कि उसका एक दूसरा प्राइवेट सेक्रेटरी जो प्रेस सेक्रेटरी का प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसने उसका बेवकूफ़ बनाया। उसको आके कहने लगा, एक पुराना प्रेस सेक्रेटरी जिसके लिए दोनों ने काम किया था, वो उस टाइम शायद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर था, तो उसका बहाना बनाया कि वो कहीं उसका नाम चल रहा है कहीं राजदूत लगने का, तो उसको कुछ टेलीग्राम्स चाहिए ताकि वो अपनी ज़रा दोबारा से विदेश नीति पे अपनी नॉलेज थोड़ी बढ़ा ले। तो वो इससे मांग के ले जाता था एक दो टेलीग्राम, उसकी कॉपी करके इसको और ये आपकी अनुमति के बिना उन्हें दे देते थे। हाँ, ये इसलिए उसने कहा ठीक है हमने काम किया उसके लिए। उसकी गलती ये थी कि बिना बताए उससे शेयर कर लिया इसने। ठीक। तो जब ये हुआ तो हमारी टेलीग्राम तो हमारे पास थी सारी, लेकिन उनको जो फोटो कॉपी कुछ मिली वो, क्योंकि मैं टेलीग्राम में साइडलाइन किया, रेड के थ्रू हुआ था ना, रेड पड़ी थी तब पता चला था इसके बारे में। रेड तो इन्होंने पकड़ा इनको कनॉट प्लेस के पास जहां दफ्तर था, और ये दो एम्बेसी थे उन दिनों, ईस्ट जर्मनी होती थी, एक दो और एम्बेसी थी, वो इनको एंटरटेन करते थे वहाँ पे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेलीग्राम और कागज़ आ रहे थे वो तो आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से, डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर के दफ्तर से। प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से जर्मनी के कॉन्सुलेट में उन ऑफिसेज में कागजात पहुंचाए जाते थे। वो इसलिए पहुंचाए जाते थे क्योंकि वहाँ पे जो 2-3 आदमी काम कर रहे थे, जी। सेक्शन ऑफिसर, ये वो 3-4 आदमी थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो वो जाके शाम को इनको कागज़ वहाँ दिखा देते थे, वो फोटो कॉपी करते थे, सुबह आके ये वहाँ पे कागज़ डाल देते थे। उसमें कैबिनेट पेपर्स भी होंगे, उसमें हमारे पास तो सिर्फ टेलीग्राम्स थी मिशंस वाली, लेकिन प्रधानमंत्री के दफ्तर में तो सारी तरह के कागज़ हैं। तो उनको दिलचस्पी रहती थी बाहर के एम्बेसी को कि यहाँ पे इनका क्या, ज़्यादा तो तजारत और ट्रेड में इंटरेस्ट था उनका, क्या निर्णय ले रही है सरकार का, क्या डिसीजन है, तो उसको वो मॉनिटर करने के लिए इनको मंगवा के फ़ोटोकॉपी करके वापस कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा तो चल रहा था वहाँ पे, और वो बड़े सालों का चल रहा था प्रधानमंत्री के दफ्तर में। लेकिन ये टेलीग्राम कुछ जो हमारे पास थी, वो ये दूसरा पीए यहाँ से फोटोकॉपी करवा रहा था। इस तरह से ये वापस रख। आखिरी के दो एक सवाल है। दलाई लामा चीन को लेकर ज्ञानी जेल सिंह से कुछ सलाह लेते हैं जिसके सामरिक स्तर पर काफ़ी महत्व है। उस मीटिंग के बारे में जरा बताएं, दलाई लामा एंड ज्ञानी जेल सिंह। देखो, दलाई लामा इनको मिलने आ जाते थे, कई बार आ जाते थे। ज्ञानी जी की भी बड़ी दिलचस्पी थी क्योंकि धर्म के साथ ये भी जुड़े हुए थे, तो धर्म पे बात और चीज़ों पे बात बड़ी दिलचस्पी से बात करते थे। तो दलाई लामा इनको मिलने 86 में शायद आए, 86 या 87 के शुरू में, और उन दिनों ये चला था चीन में, शायद दलाई लामा को बुला रहे हैं, चीन वाले कह रहे हैं कि आप आइए। तो दलाई लामा कहने लगे कि आपकी मैंने सलाह लेनी है। मेरे को चीन वाले कह रहे हैं कि आप चीन आ जाइए लेकिन तिब्बत ना जाइए। अच्छा, तिब्बत पे से अपना क्लेम छोड़ दीजिए। तिब्बत ना जाइए, चीन में आप जहाँ मर्जी घूमें, तो आपकी क्या सलाह है? तो ज्ञानी जी कहने लगे, देखिए ये तो आप सरकार से पूछें, सरकार क्या सलाह देती है, और मैं नहीं बता सकता कि सरकार की क्या सोच होगी, लेकिन अगर आपने मेरी अपनी पर्सनल राय लेनी है तो मैं बता सकता हूँ आपको। तो उससे कुछ महीने पहले गोर्बाचोव यहाँ पे आए थे, गोर्बाचोव जिनके सोवियत यूनियन के नेता, जिनके ज़माने में ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका जैसे दो बड़े रिफॉर्म हुए, और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन होता है। और तो उसमें जब हमने ज्ञानी जी को ब्रीफ किया तो उसमें ये चीज़ आई कि जैसे जैसे रूस में गोर्बाचोव ने थोड़ी सख्ताई कम की है, लोगों ने चर्च में जाना शुरू कर दिया। जो लोग चर्च में नहीं जा रहे थे अब चर्च में जाना शुरू हो गया। वो इनके दिमाग में वो चीज़ थी, वो दिमाग में रखी। जब दलाई लामा ने पूछा, इन्होंने कहा देखो आप सिर्फ तिब्बत के नेता नहीं हो, चीन में भी उन दिनों आपको पता होगा डेंग शाओपिंग के नीचे, क्योंकि माओ तो मर गए थे, चीन भी खुल रहा था। जी, डेंग ज़ियाओपिंग 1976 में इकोनॉमी खोलते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, और पूरा 70 के दशक का वो पूरा दौर है। 87 में 89 में इनको सेटबैक हुआ जब तियाननमेन स्क्वायर में एजिटेशन हुई, लेकिन 87 तक 86-87 में ये लग रहा था कि चीन भी खुल रहा है। अमेरिका का भी यही निर्णय था। जब जाके किसिंजर ने उनके साथ बात की, प्रेसिडेंट निक्सन गए वहाँ पे, तो
तो उनकी सोच ये थी अगर चीन के साथ रास्ता खोलेंगे, इनके साथ तजारत खोलेंगे, तो आस्ता आस्ता ये एक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेगा। जब हम अब सोचते हैं तो लगता है कि बहुत गलत निर्णय था कि वो इकोनॉमिकली तो बहुत बड़ा शेर बन गया, लेकिन डेमोक्रेसी तो अब शी तो और टाइट कर दिया शी ने। तो इसलिए उस समय ये था कि चीन भी खुल रहा है। तो ज्ञानी जी कहने लगे कि आप सिर्फ तिब्बत के नेता नहीं हैं, आप सब बुद्ध धर्म के नेता हैं। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि जैसे जैसे चीन खुलेगा तो चीन के लोग भी आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि आप बुद्ध धर्म को उसके तो जीते जागते नेता हैं, लीडर हैं उसके। तो इस वजह से वो तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप बेशक ये सोच लीजिए, शायद कोई हर्ज नहीं होगा अगर आप चीन जाएं, अगर आपको चीन में घूमने दें। तो इसलिए आप पूरा उस तो इसलिए तो ये एक तरह की इससे जो समझ में आता है कि देखिए लोग कहते हैं जी ज्ञानी जी ने एमए पास नहीं थे, बीए पास नहीं थे। देखिए विदेश नीति में और यहाँ की राजनीति में कोई फ़र्क नहीं होता। जो यहाँ की राजनीति समझता है वो विदेश नीति को भी समझ सकता है। नहीं, आपने इस सवाल किताब में उठाया कि उनके पास बहुत लॉ की वैसी समझ नहीं हो, लेकिन वो अच्छे खासे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को अपने जो लॉजिकल सवाल हैं, जो बिल्कुल उससे उसे धराशायी कर देते, बिल्कुल चित कर देते थे, तो उसके कई इसमें एनेक्डोट मिले। मैं बातचीत को बिल्कुल शुरू में लेकर चलता हूँ जहाँ से शुरू किया था। कश्मीर चलते हैं। फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस ज्वाइन मत करो, ज्ञानी जैल सिंह की सलाह। क्या कारण था कि फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने देना चाहते थे ज्ञानी? देखिए ज्ञानी जी की सोच ये थी कि फारूक अब्दुल्ला वहाँ की जो रेडिकल सोच है उसको उसके आगे एक डैम है, क्योंकि लोगों का वहाँ पे जो गुस्सा है, अगर सेंटर के खिलाफ गुस्सा होता है तो वो आतंकवादी से नहीं जुड़ेंगे। वो उनको एक ऐसा इंडिपेंडेंट नेता चाहिए जो उनकी सोच को आगे ले जा सके, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इसके साथ। हाँ, जिसके साथ ये लगे कि ये हमारा नेता है, ये एक सेंटर का नेता नहीं है, हमारा नेता है। अगर आप उसको उस नेतागिरी से हटा देंगे फिर वो कहीं और ढूंढना शुरू करेंगे। और ये बात देखिए ज्ञानी जी 86 में गए हैं वहाँ पे, और आतंकवाद वहाँ शुरू होता है 88-99 में, जैसे ही रूस की फौज अफगानिस्तान से गई, हाँ, वहाँ से शुरू हुई। लेकिन हम जब 86 में गए, अब ये देखिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 2 हफ्ते 3 हफ्ते वहाँ पे लगा के आए, लेकिन प्रधानमंत्री उनको मिलने ना आए, पूछने ना आए कि आपकी क्या सोच है, आप क्या समझ के आए हैं वहाँ से। कोई वो बात नहीं। वो तो इसमें लगे थे कि फ़ारूक को साथ मिला लो, तोड़ फोड़ के वहाँ पे सरकार बना दो, हम इसको साथ लेके चलेंगे। तो ज्ञानी की सोच बिल्कुल इससे फ़र्क थी कि अब्दुल्ला फैमिली एक पहाड़ है जिसने आतंकवाद को रोका हुआ है, और वहाँ के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। वो समझते हैं कि ये हमारी सोच से सांझ करते हैं और इसको सेंटर में जाके हमारे स्पोक्समैन हैं। लेकिन अगर सेंटर उनके साथ मिल जाएगा फिर उनका वो रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर वो दीवार टूट जाएगी। लेकिन वो प्रधानमंत्री तो उनको कोई पूछने की ज़रूरत नहीं थी विचार किसी का, और हमें पता नुकसान क्या हुआ। एक मशहूर सीमेंट कंपनी के ऐड के बोल थे, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, दीवार अज्ञानता की। वो दीवार टूटेगी जब किताबों के सफ़ों से गुजरते हुए, उसके हरफों में खुद से वाबस्ता करते हुए हम अपने आप को कुछ और सूचनाओं से लैस कर पाएँ, कुछ और बेहतर खुद को बना पाएँ। किताबवाला में ज्ञानी जैल सिंह पर आज बात यहीं तक थी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई चर्चा के साथ। आप देखते रहिए द ललन टॉप। कैमरे के पीछे थे अमितेश जी और पंकज जी। शुक्रिया।